हेलो एंड नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और आज जो बाबा आपको बताने जा रहे हैं वो राजस्थान इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं। इस टॉपिक में से आपको हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो इसी को आज अपन पढ़ते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है कि कौन कौन सी सभ्यताएं हमारे राजस्थान में खोजी गई है, तो उन्हीं सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड आई होप आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाले मंथ में एग्ज़ाम है आपके, पटवारी का हो चाहे रीट का हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को। और सबसे पहला जो पुरातात्विक स्थल है वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़ में सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसका भी वर्तमान नाम है गग्गर नदी, लेकिन पुराणों में जो इसका नाम है वो दृशदती या फिर सरस्वती दे रखा है। ठीक है, सरस्वती नदी जो है वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसकी जगह गग्गर नदी अभी बहती है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ है। और भारत का सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा। क्योंकि देखो 1921-22 में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, लेकिन वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और 1947 के बाद में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, और वो सारे जो पुरातात्विक स्थल थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो हमारे हिस्से में जो आया सबसे पहला कौन सा आया? कालीबंगा पुरातात्विक स्थल आया। इसका सबसे पहले जो पता लगा था वो किसको लगा था? एलपी टेस्टोरी को पता लगा था। किसको लगा था? मशहूर भाषाविज्ञ थे एलपी टेस्टोरी, उसको इसके बारे में पता लगा कि यहाँ जरूर न जरूर कोई सभ्यता है। इसके बाद में अमलानंद घोष ने क्या किया था? अमलानंद घोष ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता से क्या किया था? संबंधित किया था कि ये जो पुरातात्विक स्थल है ये हड़प्पा और सिंधु घाटी के क्या है? समकालीन है और उससे ही संबंधित है। अगला पॉइंट है बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन करवाया। इसका जो उत्खनन का काम किया था वो किसने करवाया था? बीबी लाल एंड बीके थापर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया, तो बीबी लाल एंड बीके थापर ने। अब देखो इसमें से अपने को क्या क्या देखने को मिले। सबसे पहला जो मिला इसमें से दोहरी जुताई ग्रीड पद्धति के प्राचीनतम अवशेष। मतलब इसमें जो मिला एक जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है जिसमें आड़ी और तिरछी लाइनें जुती हुई थी, मतलब एकदम समकोण पे लाइनें काट रही थी। तो इसका मतलब दोहरी जुताई का या ग्रीड पद्धति जिसको बोलते हैं उसका प्राचीनतम अवशेष मिला है। मतलब जुताई के प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले आपको? कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला पॉइंट देखते हैं, एक बार में एक साथ दो फसल लेने का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। ठीक है, एक ही बार में एक ही खेत से एक साथ दो फसल लेने का प्रमाण आपको कालीबंगा से मिला है। बेलनाकार तंदूर कालीबंगा की प्रमुख विशेषता। कैसे? बेलनाकार तंदूर कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। आज भी हनुमानगढ़ में आपको ऐसे तंदूर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कौन से कलर के मिले हैं? लाल और गुलाबी कलर के। ठीक है, पिंक और रेड कलर के मिले हैं। पिंक और रेड कलर के आपको क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। दीनहीनों की बस्ती के रूप में जाना जाता है। ये जो बस्ती है, इस बस्ती को दीनहीनों की या गरीबों की बस्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकांशतः जो मकान मिले वो कच्चे मिले हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए मिले हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? दीनहीन की बस्ती। अगला पॉइंट है लकड़ी की नालियाँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लकड़ी की जो नालियों के जो अवशेष हैं वो विश्व में और कहीं नहीं मिले हैं, केवल और केवल कालीबंगा में मिले हैं, जहाँ पर लकड़ी की जो नालियाँ थी वो बनाई जाती थी। मतलब हम सोच सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है, 5000 साल पहले लोग बाग साफ़ सफाई के बारे में इतना जानते थे कि लकड़ी की नालियों के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ किसी प्रकार की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई देवी देवता की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ के लोगों का जो धार्मिक जीवन है या वो कौन से देवता की पूजा करते थे, इसके बारे में अपने को कोई प्रमाण नहीं मिले यहाँ से। तो यहाँ से किसी प्रकार की मूर्तियाँ नहीं मिली है। सड़कें समकोण पर काटती है, ये इम्पोर्टेंट सब इसका पॉइंट है कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कितने पर? समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी।
अगला पॉइंट है दोस्तों, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले आपको? कालीबंगा से मिले हैं। वहाँ जो दीवारें हैं उन दीवारों में क्या थी? दरारें थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ ये सभ्यता जो है या तो भूकंप से नष्ट हुई है या कभी यहाँ पे भूकंप आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो आपको याद रखनी है। एक तो आपको लकड़ी की नालियों के बारे में याद रखना है कि लकड़ी की नालियों का अवशेष यहाँ से मिला है, दोहरी जोता हुआ खेत मिला है, एक ही फसल से आपको एक ही खेत से 2 फसल लेने के प्रमाण मिले हैं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगली हमारी सभ्यता है आहट सभ्यता, और आहट जो है वर्तमान में उदयपुर में है। तो उदयपुर के बनास और बेड़च नदियों के किनारे पर आपकी आहट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहट सभ्यता। इसका जो उत्खनन करवाया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था 1953 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। लेकिन इसका व्यापक स्तर पर जो उत्खनन करवाया था वो आरसी दास ने करवाया था, आरसी अग्रवाल ने करवाया था। कब? 1954 से इसका मतलब एक बड़े स्तर पर जो उत्खनन हुआ था वो 1954 से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें से क्या क्या मिले अपने को वो देखते हैं। प्राचीनतम ताम्र नगरी जाना जाता है। इसका जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है? ताम्रवती नगरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तांबे के सबसे ज़्यादा औजार, बर्तन और भट्टियाँ मिली है तांबा गलाने की, तो इसलिए अपन इसको प्राचीन जो इसका नाम है वो क्या है? ताम्रवती नगरी। इसे बनास या आहट संस्कृति भी कहते हैं। बनास नदी के किनारे विकसित हुई तो इसलिए इसको बनास या आहट संस्कृति भी बोला जाता है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ये कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। मकान में एक से अधिक चूल्हे के अवशेष जो मकान वहाँ पे मिले हैं उनमें कई मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। तो इस बात का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर बड़े या संयुक्त परिवार रहते होंगे। सामूहिक भोजन व्यवस्था का भी पता चलता है यहाँ से कि सभी एक साथ बैठ के भोजन करते थे, तो सामूहिक भोजन व्यवस्था का पता चलता है। यहाँ का प्रमुख जो उद्योग है वो क्या था? तांबा गलाना। तो देखो यहाँ पे तांबा गलाना प्रमुख उद्योग था, इसी वजह से इसको ताम्रवती नगरी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो औजार मिले हैं या जो वस्तुएं मिले हैं वो सब तांबे की मिली हैं। और तांबा गलाने के लिए जो भट्टियाँ हैं वो भट्टियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मातृदेवी और बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से जो अपने को मिला है, एक तो मातृदेवी जो आपको हड़प्पा में भी मिली थी देखने को, तो वैसे ही मातृदेवी की यहाँ से भी मूर्तियाँ मिली हैं। साथ में बैलों की भी यहाँ से क्या मिली है? मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। आहट सभ्यता के 8 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जो 8 बार बसी है फिर उजड़ी है, तो वो कौन सी है? आहट सभ्यता है। और बर्तनों की जो यहाँ पे पकाई होती थी वो उल्टी तिपाई विधि से होती थी। ठीक है, बर्तनों की जो पकाई है, जैसे आजकल कुम्हार हाव पकाते हैं, तो उसमें वैसे ही सेम कंसेप्ट था। तो बर्तनों की जो पकाई होती थी वो उल्टी तिपाई विधि से होती थी। देखो, आहट से एक बनासियन बुल मिला है, एक बैल की मृण मूर्ति मिली है जिसको बनासियन बुल कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आहट से एक बैल की मृण मूर्ति मिली है, उसको क्या बोला गया है? बनासियन बुल बोला गया है। रंगाई छपाई का, तो रंगाई छपाई का यहाँ पे जो व्यवसाय था वो बहुत प्रचलित था। रंगाई छपाई काफ़ी होती थी यहाँ पे। अगला है बालाथल, जो भी उदयपुर में है। आहट जो हमने पढ़ा वो भी उदयपुर में है, और ये बालाथल ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। इसकी खोज डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने की थी। 1962-63 में इसकी खोज हुई थी। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से जो मिले हैं अपने को 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है, एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसमें कितने कमरे थे? 11 कमरे। इसके अलावा मिट्टी का दुर्ग, मिट्टी के दुर्ग के भी अवशेष यहाँ से मिले अपने को। तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं, तांबे के आभूषण। ठीक है, आजकल सोने चांदी के होते, पहले तांबे के जो आभूषण थे वो प्राप्त हुए यहाँ से। अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के कोठे प्राप्त हुए हैं। अनाज का जो भंडारण है उसके लिए आपको यहाँ से मिले हैं मिट्टी के कोठे, जिसमें क्या किया जाता था? अनाज और जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो उनका संरक्षण किया जाता था। वो आगे देखो पॉइंट क्या है? बैल और कुत्ते की मूर्तियाँ मिली है। बैल और कुत्ते की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है यहाँ से, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से बैल की और कुत्ते की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। अगला पॉइंट है लोहा गलाने की भट्टी का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी आपको लोहा गलाने की भट्टी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से वस्त्र का टुकड़ा मिला है। 5000 साल पहले भी वस्त्र का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब उस टाइम के जो लोग थे वो कढ़ाई बुनाई का काम जानते थे, कपड़े बनाने का काम जानते थे। ठीक है, और वो वस्त्र का टुकड़ा आज भी ऐसी संरक्षित अवस्था में मिला है। इसका मतलब क्या है? ठीक है,
तो इसका मतलब सोच सकते हैं अपन कि जो वस्त्र का टुकड़ा मिला है वो आहट से मिला है, तो इसको आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि वस्त्र का टुकड़ा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहट से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखो, अगली सभ्यता है गणेशवर सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, ठीक है। ताम्र सभ्यताओं की इसको जननी कहा गया है, सभी सभ्यताओं की। गणेशवर सभ्यता देखो कहाँ पे है, तो गणेशवर वर्तमान में सीकर कांतली नदी के किनारे पर थी, ठीक है। वर्तमान का जो सीकर है वहाँ पे कांतली नदी है, उसके किनारे ही गणेशवर सभ्यता क्या हुई, विकसित हुई। इसका जो उत्खनन करवाया था वो आर सी अग्रवाल ने करवाया था एंड विजय कुमार ने 1977-78 में इसका क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है, गणेशवर को। और ताम्रवर्ती नगरी किसको कहा गया है, वो कहा गया आपको आहट सभ्यता को। तो ये अलग है, इसको ध्यान में रखना है आपको कि ताम्र सभ्यताओं की जननी तो कहा गया है गणेशवर को, लेकिन ताम्रवती नगरी जो है वो कौन है, आहड़ है। यहाँ से आपको पाषाणकालीन उपकरण भी मिले हैं, मतलब पाषाण काल की भी जानकारी यहाँ से मिलती है, पत्थरों के औजार वगैरह मिले हैं, लघु पाषाण माइक्रोलिथ्स मिले हैं यहाँ से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ताम्र के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो गणेशवर सभ्यता प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत से सर्वाधिक मात्रा में जो तांबे के जो भी उपकरण प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए हैं, आपको गणेशवर सभ्यता से प्राप्त हुए। मछली पकड़ने का कांटा और बाणाग्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसे कहा गया है। इस सभ्यता को क्या कहा गया है, हड़प्पा काल से भी पहले की सभ्यता है, ठीक है। और अगला है पत्थरों से निर्मित मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो हमें मकान मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित है, बाकी जो सभ्यता है वहाँ से ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं, लेकिन ये सभ्यता ऐसी है जहाँ से अपने को क्या मिले हैं, पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। अगला है बैराठ। बैराठ वर्तमान में जयपुर जिले में आता है, विराटनगर जिसको बोला जाता है, विराटनगर तहसील है जयपुर में। वहाँ पे आपका बैराठ जो है बीजक, भीम और गणेश डूंगरी पे बैराठ स्थान पर आपको ये सभ्यता प्राप्त हुई है। और इसमें देखो क्या क्या इसकी खास बात है। सबसे पहला है मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। जो महाजनपद था मत्स्य जनपद, उसकी जो राजधानी थी वो कौन थी, विराटनगर, जिसको बैराठ बोला जाता है। बैराठ सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित थे। इस समय लोगों के पास लोहे के बारे में जानने लग गए थे, क्योंकि लोहे का जो विकास हुआ है आपको पता है, उत्तर वैदिक काल के बाद में लोहे का विकास हुआ है, तो लोग लोहे से परिचित हो गए थे। यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो कैसे मिले हैं, चित्रित और काले मृदभांड मिले हैं, मतलब उनके ऊपर पेंटिंग की हुई है और काले कलर के वो क्या है, मृदभांड है। सूती कपड़े में पंचमार्क व मुद्राएं मिली है। यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो पढ़ा है बालाथल से आपको सूती कपड़ा मिला था या बालाथल से कपड़े का अवशेष मिला था, लेकिन यहाँ से कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं भी मिली है, ठीक है। कपड़ा मिला है, साथ में मुद्राएं भी उसमें मिली है, ठीक है। अगला है बौद्ध स्तूप और बौद्ध मंदिर के अवशेष। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर या बौद्ध का जो भी शिलालेख है, अशोक के शिलालेख है या बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो केवल और केवल कहाँ से मिलती है, बैराठ से मिलती है आपको। चीनी यात्री वेनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी और उसने 8 मठों के बारे में यहाँ पे बताया था। अगला है दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने इसे नष्ट किया था। दयाराम साहनी ने बताया था कि इस सभ्यता को जो नष्ट किया था वो कौन था, हूण शासक मिहिर कुल, ठीक है। जो बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करता था मिहिर कुल, उसी ने इसको नष्ट किया था। शंख लिपि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शंख लिपि के साक्ष्य जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। भारत की कुछ ऐसी लिपियाँ हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिनकी अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, उन्हीं में से एक भाषा है आपकी शंख लिपि। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले आपको, बैराठ से मिले हैं। साथ में अशोक के शिलालेख या बाबरू शिलालेख जो है कैप्टन बर्ट ने यहीं से खोजा था। कैप्टन बर्ट ने जो बाबरू शिलालेख खोजा था अशोक का, वो इस बैराठ से ही खोजा था, बीजक डूंगरी से उसके अवशेष मिले थे। तो बैराठ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता ये भी। अगली सभ्यता है रेड टोंक। इस सभ्यता की खोज और उत्खनन जो किया था वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1938 में किया था। ढील नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। मालव जनपद की मुद्राएं बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शासन था वो मालव जनपद का शासन था। प्राचीन भारत की टाटा नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राचीन भारत की टाटा नगरी,
ठीक है। यहाँ से बहुत सी मात्रा में क्या हुए हैं, सिक्के और धातुएं प्राप्त हुई, इसलिए इसको प्राचीन भारत की क्या बोला गया, टाटा नगरी कहा गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी आपको कहाँ से मिला है, रेड टोंक से मिला है। देखो यहाँ से बंदर की आकृति के बर्तन मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। बंदर की शेप में या बंदर की आकृति में क्या मिले आपको, बर्तन मिले हैं। लोहे उपकरण बनाने का बड़ा केंद्र था, इसलिए इसको टाटा नगरी बोला गया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मुद्राएं और पंचमार्क मिले हैं। लगभग यहाँ से 3000 के आसपास क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं एक साथ। अगला पॉइंट है इसमें बागोर या भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था, वीएन मिश्र ने कोठारी नदी के तट पर इस सभ्यता की खोज की थी। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता की खोज हुई है। इसको मध्य पाषाणकालीन संस्कृति कहा गया है। इसको मध्य पाषाणकालीन या मीजोलिथिक संस्कृति कहा गया है। यहाँ से सुई और एक त्रिभुजाकार शस्त्र भी मिला है। यहाँ से एक तो सुई प्राप्त हुई है और एक त्रिभुजाकार शस्त्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है अपने पास नौह भरतपुर। अगली जो सभ्यता है वो कहाँ है, नौह भरतपुर में रूपाल रेल नदी के किनारे विकसित सभ्यता। ये जो सभ्यता विकसित हुई रूपाल रेल नदी के किनारे विकसित हुई है। भरतपुर में रूपा रेल नदी है, उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। देखो यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल और मौर्य काल के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं, ठीक है। नौह भरतपुर से लोह युग की शुरुआत इस सभ्यता को माना जाता है। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लोह सभ्यता या लोह युग की जो शुरुआत है वो किसको माना गया है, वो माना गया आपकी नौह भरतपुर सभ्यता को। देखो इसमें से इम्पोर्टेंट एक चीज़ मिली है, चिड़िया का खिलौना संपूर्ण भारत में यहीं पर मिला है। चिड़िया का एक खिलौना मिला है, ठीक है। वो लगता है किसी मटके का ढक्कन जैसा है, तो वो आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो संपूर्ण भारत में केवल यूनिक है, यहीं से मिला है। यहाँ से जो मृदभांड मिले उनका कलर है सलेटी रंग का, ठीक है। सलेटी रंग के यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगली है रंग महल, जो कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, वही घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी जो उत्खनन किया था वो डॉक्टर हन्नारीड ने किया था। किसने किया था, हन्नारीड ने। ये सभ्यता 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कनिष्क कालीन मुद्राएं यहाँ से मिली है। कनिष्क कुषाण राजा कनिष्क, उसकी जो मुद्राएं हैं वो भी यहाँ से आपको मिली है। चावल की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। वर्तमान में भी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो उस टाइम पे भी यहाँ से चावल की खेती के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उस मूर्तियों में स्पेशली गांधार शैली का क्या हुआ है, प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि कनिष्क जो था, कनिष्क के टाइम पे ही इन मूर्ति शैलियों का विकास हुआ था, जिसमें गांधार शैली, मथुरा शैली थी। तो यहाँ जो मूर्तियाँ मिली है उनमें ज़्यादातर में गांधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, बार बार पढ़ना है इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है नगर टोंक से सिंह पर सवार दुर्गा माता की प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई है। नगर जो कि कहाँ पे है, टोंक में है, और यहाँ से हमें जो मिला है वो केवल क्या मिला है, एक प्राचीनतम दुर्गा माँ की सिंह पर सवार मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये कुछ सभ्यताएं थी, और सारी जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, शेयर करना है। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाएगा इन्हीं सभ्यताओं के बारे में पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।